नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर से जो कर रहे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट है MGP 004। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ब्रीफली में आंसर समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप एग्जाम के अंदर इनको लिख कर भी आ पाओ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्र और स्वराज पर गांधी जी की विचारधारा का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि गांधी जी के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया है नेशन और स्वराज का, इसका क्या मतलब है। देखो, गांधी जी जिनको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब इसके बाद देखो, गांधी जी ने अपनी विचारधारा से न ही सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया के और भी देशों को काफ़ी प्रभावित किया है, काफ़ी अफेक्टेड किया है। साउथ अफ्रीका के अंदर तो जीता जाता एग्जाम्पल भी है, और साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी दुनिया भर के अंदर प्रसिद्ध यानी कि फेमस भी हुए थे। भारत में आके उन्होंने अंग्रेजों को झुकाने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया। हम पहले इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है नेशन और स्वराज यानी कि राष्ट्र और स्वराज का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, राष्ट्र का मतलब होता है एक देश के अंदर रहने वाले अलग अलग तरीके के लोग, मान लो जिनकी जाति, धर्म, अलग लैंग्वेज, बट उनका इतिहास एक ही होता है। इसी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब मान लो कि भारत के अंदर जितने धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके कईयों की लैंग्वेज अलग हो सकती है, रिलीजन अलग है, उनका अपना कल्चर उनका अलग है, लेकिन जो उनका हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एक ही है। अंग्रेज आए थे, उन्होंने पूरे भारत पर राज किया था, तो इनका जो इतिहास एक ही है, जिस वजह से वो पूरे भारत के अंदर एक है। इसलिए गांधी जी का जो विचार था नेशन यानी राष्ट्र के ऊपर, कि भारत के अंदर एकता, तो गांधी जी कि भारत के अंदर एकता होनी चाहिए और भारत के अंदर यूनिटी बनाए रखने के लिए गांधी जी ने हमेशा से प्रयास किया है। नेशन यानी कि राष्ट्र का मतलब सिंपल यहाँ पे गांधी जी के अकॉर्डिंग ये है कि अलग अलग धर्मों के बीच में एकता और भाईचारा बना रहे। तो गांधी जी प्रोस्पेरिटी के सपोर्टर थे और गांधी जी चाहते थे कि भारत के सभी लोगों के बीच में एकता हो। इसलिए गांधी जी ने एकता का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, एक राष्ट्र यानी कि नेशन के रूप में, और ये इस देश को एक स्वतंत्र देखना चाहते थे। राष्ट्र यानी जो देश के लोग हैं वो टोटली इंडिपेंडेंट हो, वो अपना शासन खुद कर रहे हो, ना कि उनके ऊपर कोई रूल कर रहा हो। इसलिए गांधी जी नेशन यानी कि इस राष्ट्र को इंडिपेंडेंट के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया। स्वराज का मतलब क्या होता है। स्वराज का मतलब गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजों या किसी विदेशी शक्ति से सिर्फ आज़ादी मिल जाना ये स्वराज नहीं होता, बल्कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सभी तरीके से हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। वही सच्चे अर्थ में स्वराज होगा, जहाँ पे जनता अपना शासन खुद कर रही होगी। यानी गांधी जी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। गांधी जी स्टेट यानी कि राज्य को बुरा कहते थे। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि राज्य लोगों की लिबर्टी में इंटरफेयर करता है। अगर राज्य कोई ऐसा काम करता है जिससे कि लोगों की लिबर्टी यानी कि जो लोगों की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाती है, यानी गांधी जी का कहना था कि राज्य के द्वारा किया गया कोई ऐसा काम जिससे कि लोगों की जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, खतरे में आ जाती है, इसलिए गांधी जी ने राज्य को बुरा कहा, यानी कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। गांधी जी का एक ऐसा सपना था जिसमें वो चाहते थे कि जहाँ पे स्टेट ना हो और लोग अपना शासन खुद करें। इसी को उन्होंने आइडियल स्टेट कहा। इसी को उन्होंने आइडियल स्टेट का मतलब क्या होता है, आदर्श राज्य। आदर्श राज्य का मतलब सिंपल एक इमेजिनेशन यानी कि सपनों का एक राज्य जैसा गांधी जी बनाना चाहते थे। तो गांधी जी की एक आइडियोलॉजी है ये राष्ट्र और स्वराज की। तो गांधी जी का स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाना नहीं था, बल्कि अपने देश के अंदर भी इक्वलिटी सभी लोगों के बीच में होना चाहिए, और देश की जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार है और स्टेट ये लोगों पे अत्याचार ना करे, लोगों को इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो यही था सच्चे अर्थों में नेशन और स्वराज का कॉन्सेप्ट। तो आपको इसी को डिस्क्राइब करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण पर महात्मा गांधी के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए, पहले आपको ये बताना है कि औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में गांधी जी बिल्कुल भी नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि अगर हमने वेस्टर्न कंट्रीज की तरह अपने देश के अंदर मशीनों का अंधाधुंध तरीके से प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बड़े बड़े मशीनों की जगह हमें छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग है, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसा कि हाथों का प्रयोग करना चाहिए, जैसा कि हाथों से चरखा चलाकर हमें कोई काम करना चाहिए। जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि बड़े बड़े का, क्योंकि मशीनों के आ जाने से लोग तो बेरोजगार होते ही होते हैं, साथ ही जो हमारे देश के अंदर इक्वलिटी है वो भी खतरे में आ जाती है, क्योंकि मशीनों के ऊपर इन कैपिटलिस्टों का अधिकार हो जाता है जो गिने चुने होते हैं। पैसे वाले लोग ही मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे। इसलिए अमीर और गरीब की खाई बढ़ती चली जाती है। गांधी जी की इन्हीं विचारों की वजह से उन्होंने ये कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें अपने ही देश के अंदर उन सभी सामानों को बनाना चाहिए
जो हम बाहर से खरीदते हैं या जो बाहर से सामान बनकर भारत में आते हैं, हमें ऐसे सामानों का बहिष्कार करना चाहिए। हमें विदेशी वस्तु यानी कि जो फॉरेनर्स गुड्स एंड सर्विसेज हैं या कमोडिटीज हैं, हमें उनका अपोज करना यानी कि विरोध करना चाहिए। हमें इसका इस्तेमाल ना करके हमें भारत में बने वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि भारत का पैसा भारत में रह जाए। क्योंकि देखा हमने कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत से रॉ मटेरियल लिया और इस रॉ मटेरियल को वो इंग्लैंड लेकर गए और वहाँ पे बनाए और ये भारत के मार्केट में आकर उन्होंने बेच दिया हैवी प्राइस के ऊपर। तो गांधी जी इसी चीज़ का विरोध करते थे कि बाहर के जितनी भी शक्तियाँ हैं वो भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना चाहती है और आर्थिक रूप से शोषण करना चाहती है। गांधी जी इसका विरोध करते थे। मशीनों का विरोध किया उन्होंने, मॉडर्नाइजेशन का विरोध किया, और गांधी जी चाहते थे कि अगर हमने पूरे तरीके से उनके कल्चर को अपना लिया, कहीं ना कहीं जो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी कमजोर हो जाएगी और हम जो विदेशों की इकोनॉमी है हम उनको फायदा पहुंचाएंगे अगर हम विदेशी गुड्स एंड कमोडिटीज यानी कि जो विदेशी वस्तुएं हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने औद्योगिकरण के अंदर जो बड़े बड़े मशीन है इनका अपोज किया है, विरोध किया है, ये कहते हुए सोसाइटी में ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम पे देखा जाए जिस तरीके से गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का अपोज किया है, आज कोई भी कंट्री अगर मशीनों से, बड़े बड़े फैक्ट्री से या इंडस्ट्री से दूर रह जाए तो अब ना वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। इसलिए गांधी जी के विचारों के इस आधार पर आलोचना भी की जाती है आज के टाइम पे। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारत एक राष्ट्र की महात्मा गांधी की कल्पना को समझाइए। देखो एक्चुअली में जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि एक देश के अंदर सिर्फ एक ही धर्म, जाति और मजहब के लोग रहते हैं, उनका लैंग्वेज एक है और उनका हिस्ट्री और इतिहास भी एक ही होता है। लेकिन सच्चे अर्थ में देखा जाए तो इस राष्ट्र का मतलब भारत के लिए अलग अलग जाति, धर्म, मजहब, लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से है, क्योंकि भारत के अंदर डाइवर्सिटी है। तो गांधी जी चाहते थे इस राष्ट्र के अंदर एकता बनी रहे और यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि गांधी जी कैसा राष्ट्र भारत को बनाना चाहते थे। तो गांधी जी के इसके अंदर बताना है आपको, गांधी जी एक आदर्श राज्य बनाना चाहते थे। आदर्श राज्य का मतलब क्या होता है, आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और इस आइडियल स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट जहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ रहेगी, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी राज्य को चलाएंगे, जो स्टेट को रेगुलेट करेंगे, वो हमेशा धर्म के उन सिद्धांतों का, जो भी एक रिलीजन के अंदर मोरलिटी की बात की गई है, नैतिकता की बात है जो की गई है, उनका पालन करेंगे। गांधी जी ने हमेशा से धर्म और राजनीति को एक करने की बात कही है। आगे चल के गांधी जी की इसी बात पे आलोचना की गई और स्टेट और रिलीजन को अलग किया गया और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए। वही बात रही नैतिकता यानी मोरलिटी की, तो मोरलिटी तो कानून से ही पालन किया जा सकता है। तो गांधी जी आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे जहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स एक होगा। और सबसे बड़ी बात है, गांधी जी पब्लिक का पार्टिसिपेशन कहते हैं। गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि जिस भी देश के अंदर पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है, समझ लो वो देश पूरा खोखला है। यानी गांधी जी का कहना था कि एक देश में जो भी कानून बनाना है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग खुद डिसाइड करेंगे। तो गांधी जी ने सबसे पहले भागीदारी की बात कही कि सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, एंड भारत में सभी लोग स्वयं का शासन कर सके, यानी कि खुद का शासन करे। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई शासन करने आएगा, वो जो भी कानून बनाना है वो खुद सभी लोग मिलकर बनाएंगे। तो स्वयं शासन की बात कही इन्होंने, पार्टिसिपेशन की बात कही। कोई भी कानून बनाया जा रहा है, अगर जनता का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है तो वो कानून बिल्कुल भी सही नहीं है। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं जहां पे आत्मनिर्भर होंगे लोग, यानी कि वो बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड होंगे, ऐसा नहीं कि किसी और पर डिपेंड होंगे। आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए, सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्वयं शासन, सेल्फ रूल होने चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होने चाहिए और उनका ही पार्टिसिपेशन होना चाहिए कानून यानी कि लॉज मेकिंग में। तो ये था गांधी जी का भारत का एक राष्ट्र का जो सपना, उनका जो एक इमेजिनेशन, जो उनका कल्पना है, जो वो बनाना चाहते हैं भारत को एक आइडियल स्टेट के रूप में। तो ये आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गांधी जी द्वारा दी गई जातीय और जाति असमानता की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। देखिए ये चीज़ तो हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो कास्ट के रूप में लोअर कास्ट, अपर कास्ट कहकर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसका गांधी जी ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। गांधी जी का कहना था जितने भी इंसान धरती पे हैं वो सभी के सभी ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान होने के नाते हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते जाति, धर्म, मजहब, लैंग्वेज, जन्म के स्थान पर, यानी कि सभी लोग इक्वल हैं। और जाति में जो ऊंच नीच की जो भावना है, गांधी जी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि सभी लोगों के बीच में समानता होनी चाहिए और इस समानता को स्थापित करने के लिए स्टेट यानी कि राज्य की भूमिका होनी चाहिए और इसको करने में राज्य भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवादी ख़त्म करने में लोगों को जागरूक होना होगा
और ये जो ऊंच नीच की भावना है इससे ऊपर उठना होगा। तो गांधी जी ने जातिवाद यानी कि जो इनक्वलिटी है इसका गांधी जी ने अपोज किया है, आपको ये बताना है। और दलितों के उत्थान की बात करिए गांधी जी के द्वारा, अनटचेबिलिटी, तो उस टाइम जितने भी रिलीजन या कास्ट के अंदर जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उन सब की इन्होंने खात्मे की बात करी और फाइनली इनइक्वालिटी की बात करी। गांधी जी ने कहा कि जाति बुरी नहीं है लेकिन जाति में जो भेदभाव होता है ये बुरा है, तो कास्ट को पहले खत्म करना होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो नागरिकता पर गांधी जी के क्या विचार हैं, आपको ये बताना है। देखो सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, एक देश के अंदर जो लोग लंबे समय से रहते आ रहे हैं और उनका जन्म उसी देश में हुआ है। तो गांधी जी कहते थे कि ऐसे लोग उस देश के तो नागरिक हैं लेकिन सच्चे अर्थ में वो नागरिक तभी बन पाते हैं जब उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है लॉ मेकिंग के अंदर। पहली बात, वो खुद अपने ऊपर शासन करेंगे ना कि कोई दूसरा उनके ऊपर शासन करेगा। एंड तीसरी बात, उन्होंने सेल्फ कंट्रोल की बात करी जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो गांधी जी का कहना था नागरिकता की अवधारणा, ये जो नागरिकता है, ये जो सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, एक इंसान को ये फील होना चाहिए कि वो जिस देश में रह रहे हैं उनका अपने देश के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनकी ड्यूटी है अपने देश को आगे ले जाना। तो सत्य अहिंसा का उनका जो कॉन्सेप्ट है, यहीं पे वो नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, जिसके अंदर वो बताते हैं कि एक इंसान जो लॉ मेकिंग में या शासन में अपना पार्टिसिपेशन देता है वो भारत का नागरिक है। तो इस तरीके से गांधी जी ने सिटीजनशिप को डिफाइन किया है। सिक्स क्वेश्चन क्या है, उदारवाद और संवैधानिकता पर गांधी जी के विचारों को समझाइए। देखो गांधी जी लिबरलिज्म यानी कि उदारवादी के टाइम पे ही पले बड़े हैं, उस टाइम काफ़ी फल फूल रहा था उदारवाद। उदारवाद का मतलब क्या होता है, जो इक्वलिटी की बात करें, लिबर्टी की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें एंड प्राइवेट सेक्टर यानी कि पूंजीपतियों को प्रमोट करने की बात करता है। तो देखो गांधी जी लिबरल थे, वो चाहते थे लोगों को लिबर्टी मिले, इक्वलिटी मिले एंड शासन डेमोक्रेसी का हो, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन गांधी जी का कहना था कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर भी अगर लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी सही नहीं है। अगर सभी लोग मिलकर एक जगह बैठकर कानून बनाएंगे तो कानून कैसे बन पाएगा, सबकी आइडियोलॉजी अलग है। इसलिए आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लोग अपने नेता को वोट देते हैं और जो चुन कर आते हैं वही इनके ऊपर शासन करते हैं। इसलिए गांधी जी का कहना था कि उदारवाद की हमें उन बातों को अपनाना चाहिए जो सोसाइटी में समानता, सत्य और अहिंसा की बात करे। हमें उन सिद्धांतों या उन प्रिंसिपल का बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहिए जो सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, संवैधानिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब होता है एक देश के अंदर संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन चलना। गांधी जी का कहना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट कार्य करता है, स्टेट काम करता है और अगर उस स्टेट के काम से लोगों की लिबर्टी खतरे में आती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल शासन भी बुरा है। गांधी जी किसी भी तरीके से एक लिबर्टी, एक इंडिविजुअल इंसान की लिबर्टी में खतरा पैदा नहीं करना चाहते थे। सेल्फ रूल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन एक ऐसा कानून जरूर होना चाहिए जिसमें लोगों का विश्वास हो। इसलिए गांधी जी चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने ऐसा भी कहा कि संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में आकर कोई भी स्टेट अगर इसका सहारा लेकर लोगों पर अत्याचार करता है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम भारत गुलाम था। अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार, जो भारत के लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था, ये गांधी जी रूबरू देख रहे थे। एंड सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, फांसीवाद पर गांधी के विचारों को समझाइए। देखो फांसीवाद यानी कि फासिज्म इटली के अंदर मुसोलिनी के द्वारा पैदा किया गया एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो स्टेट को सबसे सुप्रीम रखता है और स्टेट के नज़रों में, और स्टेट का अगर कोई अपोज करता है, विरोध करता है तो स्टेट उसको ख़त्म कर देता है। यानी कि कह सकते हो कि एक तानाशाही विचारधारा है ये, जो कि मुसोलिनी के द्वारा लाया गया इटली के अंदर। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम ये बहुत तेजी से फल फूल रहा था इटली के अंदर, क्योंकि ये वही दौर था जब जर्मनी में हिटलर के द्वारा नाजीवाद को जन्म दिया जा रहा था। और उस टाइम पे फांसीवाद और नाजीवाद यानी कि फासिज्म और नाजीवाद, ये दोनों एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिन्होंने दुनिया भर के अंदर एक अशांति पैदा कर दिया था। तो गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजों का जो शासन है या विदेशों या उपनिवेश का जो शासन है ये फांसीवाद से कम नहीं है। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को फासिज्म यानी कि फांसीवाद से कंपैरिजन कर दिया। मुसोलिनी के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था वही अत्याचार तो अंग्रेज भारत में कर रहे थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि स्टेट कभी भी लोगों पे अत्याचार कर सकता है। इसलिए गांधी जी चाहते थे स्टेटलेस सोसाइटी बनाना। इसको कहते हैं राज्य विहीन, जहाँ पे कोई राज्य नहीं होगा। और दूसरा था वर्ग विहीन, जहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा, यानी कि कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। और गांधी जी ने फासिज्म यानी कि फांसीवाद का आलोचना किया है कि कोई भी स्टेट इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकता लोगों पे। ईश्वर की संतान होने के नाते लोगों को स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है। 8 क्वेश्चन क्या है, सत्याग्रह कि युद्ध नियोजन के एक उपकरण के तौर पर चर्चा कीजिए। देखो जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा, देखो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत में आ गए थे वापस। तो उसके बाद उस टाइम तो भारत की हालत खराब ही थी और उस टाइम पता है आपका भारत गुलाम था। तो इसलिए शुरुआत में गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किए गए उसको सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने सच्चाई पे अड़कर
अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले चंपारण के अंदर, खेड़ा के अंदर, फिर अहमदाबाद के अंदर इन्होंने एक एक करके जो तीनों आंदोलन करे, इसको ही सत्याग्रह के रूप में जाना गया और तीनों में ही गांधी जी की जीत हुई। और इस तरीके से गांधी जी ने हमेशा सत्य की बात करी। देखो, सत्य विचलित जरूर हो सकता है, यानी कि उसको घबराहट हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो हार जाए। इसलिए गांधी जी कहते थे कि हमें सच्चाई पे हमेशा अड़े रहना चाहिए। अगर आप सच हो तो आपके अंदर एक ऐसी डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेट होकर आपको लड़ाई लड़नी चाहिए सच्चाई के साथ, जीत आपकी ही होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस तरीके से गांधी जी ने सत्याग्रह को एक युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और फाइनली भारत को आज़ाद भी करवाया। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह का, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 9th क्वेश्चन, गांधी जी एक योग्य शांतिवाद थे, यानी कि गांधी जी के द्वारा शांति को हमेशा से प्रमोट किया गया है। आपको वो याद होगा कि 1920 में जब असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मकसद ये था कि अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। आप चाहे सरकारी नौकरी हो, लॉयर की हो, डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, जितनी भी सरकारी नौकरी है, चाहे पुलिस की हो, उन सबको छोड़ देना है। तो सभी लोगों ने भारतवर्ष के अंदर गांधी जी की ये बात मानी और अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया, पहली बात, और बहुत तेजी से आंदोलन किया ताकि हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक छोटा सा जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया और वहाँ पे लगभग 19 पुलिसकर्मी मारे गए। तो गांधी जी ने काफ़ी दुख जताया और ये कहा कि मैंने कहा था शांति से काम करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, वॉयलेंस नहीं करना, हिंसा बिल्कुल नहीं करना। और इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और इसलिए गांधी जी के जो शांति का सिद्धांत है, जो पीसनेस का प्रिंसिपल है, तो इस तरीके से गांधी जी ने शांति यानी कि पीसनेस का जो गांधी जी का प्रिंसिपल है, इसको ना ही सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के अंदर गांधी जी ने इसको प्रमोट किया है। तो इसी के बारे में आपको 9th क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समानता पर गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। देखो, मैंने अभी आपको बताया कि गांधी जी ने आर्थिक समानता की बात करी। आर्थिक समानता का मतलब ये हुआ, देखो गांधी जी ने बड़े बड़े मशीनों का या वेस्टर्लाइजेशन का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगाना, फैक्ट्री लगाना, इन सब का गांधी जी ने विरोध इसलिए किया ताकि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि भारत के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री है, जो हाथों से अभी भी काम कर रहे हैं, ये खत्म ना हो जाए, बेचारे ये बेरोजगार ना हो जाए। इसलिए गांधी जी ने कहा आर्थिक समानता कायम करनी है हमें, तो वर्ग विहीन राज्य बनाना होगा हमें। वर्ग विहीन मतलब जहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा, डेट मीन्स जहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी, यानी कोई अमीर और कोई गरीब नहीं होगा, सभी इक्वल होंगे, सभी के पास इतने रिसोर्सेज होंगे कि वो 2 वक्त की रोटी खा ले और अपना जीवन यापन सही से कर ले। तो इसलिए गांधी जी ने आर्थिक समानता की बात करी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करी है, तभी सच्चे अर्थ में एक इंसान को स्वराज की प्राप्ति होगी। तो स्वराज की प्राप्ति का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिल गई। स्वराज की प्राप्ति उस दिन होगी जब वर्ग विहीन सोसाइटी बनेगा, यानी कि जहाँ पे कोई वर्ग यानी कोई क्लास नहीं होगा। याद रहे, यही बात कार्ल मार्क्स ने भी कहा है। कार्ल मार्क्स जिसने कहा है कि सोसाइटी को स्टेटलेस और क्लासलेस बनाना है, और गांधी जी ने भी सेम यही बात कहा है, स्टेटलेस और क्लासलेस बनाना है। नहीं, गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों ही अलग अलग हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि स्टेटलेस और क्लासलेस बनाने के लिए हम वॉयलेंस करेंगे अगर सोसाइटी के अंदर, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कहना था कि सोसाइटी को स्टेटलेस और क्लासलेस बनाने के लिए वॉयलेंस भी करना पड़े तो वॉयलेंस भी करेंगे, यानी कि हिंसा करना पड़े, खून खराबा, तो वो भी जायज़ है। लेकिन कार्ल मार्क्स के ठीक अपोजिट गांधी जी तो भाई सत्यवादी थे, अहिंसावादी थे। उन्होंने हिंसा की बात नहीं करी, नॉन वायलेंस की बात करिए। इसलिए गांधी जी का कहना था कि हमें स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी शांतिपूर्वक बनाना है, हमें खून खराबा बिल्कुल नहीं करना। तो यही डिफरेंस है कार्ल मार्क्स और गांधी जी के बीच में। इसलिए गांधी जी के द्वारा इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की गई है। एंड 11th क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के अधिकारों पर गांधी के विचारों का टिप्पणी कीजिए। देखो, उस टाइम पे चाहे सती प्रथा हो या दहेज प्रथा हो या पर्दा प्रथा हो या महिलाओं के साथ इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रॉपर्टी पे राइट ना देना, इन सभी को लेकर गांधी जी के द्वारा आलोचना की गई, जिससे कि महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन का राइट हो। गांव के अंदर पंचायती राज का गांधी जी ने समर्थन किया, जिसके अंदर महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन और महिलाओं को भी रूल करने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को भी वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो एक पुरुषों को मिलते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने महिलाओं यानी कि वुमेन राइट्स का पूरे तरीके से सपोर्ट किया है, जहाँ पे इनइक्वालिटी ना हो, इक्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद कुछ शॉर्ट नोट्स है, जैसे कि ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है, मान लो सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारी संपत्ति है, बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारी, उनके पास दुनिया भर की धन दौलत है। तो गांधी जी का कहना था कि ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा धन दौलत है, भरमार पैसा है, तो ऐसे लोगों को अपने पास इतने ही पैसे रखने चाहिए जिससे कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और अपने आप को सर्वाइव कर सके। बाकी सारे पैसों को सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, यानी कि बांट देना चाहिए। इसी को गांधी जी का
ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी कि अमीरों के पास जितनी भी धन दौलत है उसको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, अपने पास उतना रखकर जितने से वो सर्वाइव कर सकते हैं। इसी को ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट का अनटचेबिलिटी एक वॉयलेंस है, और जाहिर सी बात है कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत देखते हैं भारत के अंदर लोअर कास्ट में, तो लोअर कास्ट की अपर कास्ट के द्वारा कहा जाता था कि लोअर कास्ट भाई हम में टच नहीं होंगे या इनसे दूर रहना है, हम अशुद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मणों के द्वारा सोसाइटी में ऐसा काफ़ी किया गया, तो इसका गांधी जी ने काफ़ी विरोध किया, और गांधी जी का यही कॉन्सेप्ट आपको इस पॉइंट में बताना है। नेक्स्ट क्या, साध्य और साधन के बारे में गांधी जी बात करते हैं। देखो साध्य का मतलब क्या होता है, जो आपका एंड्स है यानी कि जो आपका गोल है, ठीक है। एंड साधन क्या है, साधन का मतलब है मीन्स का मतलब कि इस गोल को अचीव करने के लिए आप कौन से तरीके अपना रहे हो। मान लो अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना और आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना आपका गोल है, साध्य है ना, वो एंड्स है आपका। लेकिन उसके लिए आपका मीन्स क्या है, मीन्स का मतलब कि आपने क्या साधन अपनाए, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है, आप कोचिंग कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, आप किस टीचर से पढ़ रहे हो, यानी कि आईएएस बनने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना रहे हो, ये है आपका साधन। तो गांधी जी कहते थे कि आपका साधन पूरे तरीके से शुद्ध होना चाहिए, इसमें बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने कोई बेईमानी करी तो कहीं ना कहीं आपका जो साध्य है, कहीं ना कहीं आपका जो गोल है ये पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी जी ने साध्य और साधन की शुद्धता पर बल दिया है, प्योरिटी पे बल दिया है, तभी जाके आप अपने साध्य गोल को अचीव कर सकते हो। और साध्य और साधन से गांधी जी का मतलब था, देखो साध्य मतलब भारत की आज़ादी, और साधन आज़ादी के लिए संघर्ष, और संघर्ष का मतलब बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से, जिसमें हिंसा ना हो, नॉन वायलेंस तरीके से। और इस तरीके से गांधी जी का साध्य का मतलब था भारत की आज़ादी, यानी कि गोल क्या है, भारत की आज़ादी, स्वराज की प्राप्ति, और स्वराज प्राप्ति का जो तरीका है वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए, जिसमें हिंसा ना हो। तो तरीका ये है और गोल क्या है, भारत की आज़ादी। तो ये है हमारा साध्य और साधन। आई होप आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है अंडरस्टैंडिंग गांधी की, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। इसके नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर मेंशन है, तो उस नोट्स को जरूर ले लेना आप, उसके लिंक दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। और नोट्स को डाउनलोड करने के बाद आप उसको जरूर एक बार रीड कर लेना। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।